नहीं नहीं, जाने नहीं दे सकते ऐसे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज अपन बात करते हैं। आई माइट नॉट बी एबल टू टेक द होल सेशन, लेकिन एटलीस्ट हम लोग एक एक मेजर चंक ऑफ अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, आवाज बहुत ज्यादा कम है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज अ सेल्फ प्रिपरेटरी वन। यस ऋतुजा, इट इज। आवाज क्लियर है ना? ठीक है। हाँ हाँ प्लीज, थैंक यू सो मच। तो शुरू करते एक बार। सो टू स्टार्ट विद दिस सेशन, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने बात किया है ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, हमने बात किया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, हमने इनके बिहेवियर को देखा। ठीक है, आर यू गोइंग टू टीच एनवायरमेंटल? यस, डोंट वरी, एनवायरमेंटल करेंगे अपन। ठीक है, अभी नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ द मेन फ्लो। ठीक है, उसको अपन आराम से आखिरी में एक बार देखेंगे। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ये खत्म होने के बाद लास्ट में मैं आपको ये दोनों चैप्टर करवाऊंगा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बट ये चैप्टर करने का थोड़ा सा अपना प्रोसेस अलग रहेगा। हम लोग एनसीईआरटी ओपन करेंगे। ठीक है, एंड साथ में हम लोग वो पूरा चैप्टर बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है, आई विल रीड इट आउट फॉर यू। आई विल ट्राई टू loop in some informations which are there, but होता है ना कई बार हम लोग उसको समझ नहीं पाते, तो that's it। तो उसमें और कुछ नहीं है, हमको जो भी करना है हमारे एनसीईआरटी से करना है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट चैप्टर। ठीक है, वी विल मूव ऑन विद हैलोअल्केन्स, हैलोअरीन्स। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड बोलो आप इसको, या आप इसको हैलोअल्केन, हैलोअरीन्स बोलो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अभी के लिए आप ओपन कर सकते हो एनसीईआरटी। ठीक है, तो अभी जो है, अभी हम जो सेशन कर रहे हैं सारे लोगों के लिए, अभी एनसीईआरटी पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट सेशन होगा ना, 12th का एनसीईआरटी नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम लोग पहले जो है अपना मेंस नीट का सिलेबस कर लेंगे। उसके बाद एडवांस के लिए मैं एक एक्स्ट्रा सेशन लूंगा। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, मैं तुम लोगों के लिए एनसीईआरटी ओपन कर रहा हूँ। आई वाज वही डाउनलोड कर रहा था मैं, मेरे पास क्यों तो है नहीं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जस्ट डाउनलोड किया एंड कनेक्ट। तो एनसीईआरटी इसलिए हमारे लिए देखते रहना जरूरी है बिकॉज यही एक बुक है जहाँ पे हमारे पास सारी चीजें क्या क्या टॉपिक्स है ये हमें बताया। ठीक है, सो फॉर नीट एंड जेई एज वेल, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें दिया हुआ है। बिकॉज एनसीईआरटी में कई बार ऐसा होता है ना, कई चीजें कॉर्नर में कहीं पे एक बॉक्स में होगी, किसी एक डायग्राम में होगी, किसी एक क्या बोलते हैं टेबल में होगी, और वो भी पूछ ली जा सकती है। ठीक है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन वंस वी हैव गॉन थ्रू दिस, उसके बाद मैं आप लोगों को जितना नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आपको बस उसी को ऊपर फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग के पर मैंने स्क्रीन शेयर किया है ना? मेरा स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा है? अच्छा, अब दिख रहा है।
ठीक है, ठीक। नोट्स ऋतुजा जितना भी क्लास में मैं पढ़ाऊंगा सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, है ना। आप लोग भी नोट्स बना ही रहे हो, एंड उसके बाद मैं भी आपको जितना भी मेरा रिटर्न हैंड रिटन नोट्स है आपको दे ही दूंगा, ठीक है। तो आपके पास दोनों के दोनों रहेगा, ठीक है। हिमचो आ रहा है क्या आज जी? क्या हो गया? अच्छा सॉरी हाँ, दूसरे आईडी से लॉग इन है जूम में, इसलिए ऐसा हो गया। चलो ठीक है, कूल। लेट अस स्टार्ट विद द सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे दैट विल बी अबाउट नेमिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स। तो अल्काइल अराइल हैलाइड्स इनका नोमेनक्लेचर सबको पता है, ठीक है। तो बेसिक हम लोग जैसे अगर हम लोग देखें कि आपका जो एल्केन है, एल्केन जो प्रायोरिटी ऑर्डर जब अपन ने देखा था फंक्शनल ग्रुप का, तो फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्केन के नीचे में आता है हैलोजन डेरिवेटिव्स, मतलब हैलोजन और नाइट्रो ग्रुप और आपका ईथर वाला ग्रुप, है ना। तो जब भी आप इनका नाम लिखते हो तो एल्केन विल बी द मेन कार्बन चेन, तो दिस विल कम एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। तो अब आपको शायद ये बात समझ में आया होगा कि जब हम चैप्टर का नाम हैलो एल्केन हैलो अरीन बोल रहे हैं, देन उस चैप्टर का नाम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से है। और जब हम लोग चैप्टर का नाम अल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं, मतलब इस चैप्टर का नाम हम लोग कॉमन नेम या पुराने नेमिंग सिस्टम के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। चल, तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, ठीक है। हैलोजन डेरिवेटिव्स जो है, ठीक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक, इनमें एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है कि जो एरोमेटिक वाले जो अल्काइल हैलाइड्स है, अपन ने सबने बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर देखा है। आपने जब देखा बेंजीन के ऊपर हैलोजन लगा था, तो दैट काइंड ऑफ अ ग्रुप वाज अ माइट, थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग था, लेकिन इट वाज स्टिल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। इसका मतलब ये था कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्लोरीन का लोन पेयर जो है, वो बेंजीन रिंग के पूरा अंदर घूम के आता है। Now that itself gives this whole compound a very different kind of a behavior pattern, because क्लोरीन और बेंजीन रिंग के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो जब भी आपके पास इस टाइप का कंपाउंड है, आप देख रहे हो मोनो हेलोअरीन है आपके पास, डाई हेलोअरीन है, तो इन सारे कंपाउंड में क्या है, बेसिकली द हैलोजन एंड द बेंजीन रिंग हैज बॉन्ड ऑर्डर हायर देन 1, ठीक है। Whereas when it comes to aliphatic compounds, अब aliphatic compounds मतलब normal open chain halogen alkyl halides, तो ऐसे कंपाउंड में क्या है, आप नॉर्मल हाइड्रोकार्बन को अगर देखते तो हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट पोलार इन नेचर, लेकिन हाइड्रोकार्बन पे किसी एक हाइड्रोजन को मैं हैलोजन से रिप्लेस कर दूं, देन दैट बॉन्ड बिकेम पोलार बॉन्ड। इसका रीजन ये है कि सारे के सारे हैलोजेंस जो है they are high electronegative elements, तो ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी जनरेट हुई। ना पोलैरिटी जनरेट होना, ये इस ग्रुप के लिए उसका जो बिहेवियर पैटर्न के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, बिकॉज दैट्स द रीजन व्हाई दीज कंपाउंड्स आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा लो, एलिमिनेशन करवा लो, लेकिन द आइडिया इज कि अल्काइल हैलाइड का जो है रिएक्टिविटी हाई होने का कारण है कार्बन हैलोजन के बीच का पोलर बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, उसके बाद की कहानी जो है दैट वी विल ऑब्जर्व इन डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो हियर ऑनवर्ड्स आवर मेन फोकस विल बी ऑन टू पार्ट, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स एंड रिएक्शन ऑफ दीज कंपाउंड्स, ठीक है। ये दो हाफ रहेंगे, इसको छोड़ के थोड़ा बहुत बीच में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे कोई अनयूजुअल बिहेवियर होगा उसके बारे में, ठीक है। लेकिन हियर ऑनवर्ड्स ऑल द चैप्टर आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू दीज टू पार्ट्स, प्रिपरेशंस एंड रिएक्शंस। ऋतुजा का सवाल है, but chlorine electron pair won't even enter inside the benzene ring for resonance, or else
8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. इट जस्ट एक्टिवेट्स द रिंग फॉर सेल्फ रेजोनेंस, राइट. सो क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें घूमने तो जरूर जाता है. ठीक है, आप ऐसे मत सोचिए अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन पेयर तो है, वो अलग अलग पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहा है ना. तो आप उसको ऐसा मत सोचिए कि वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेंजीन के. बेंजीन के कॉन्जुगेशन में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होता है. ठीक है, अपन इसके बारे में बात करते हैं. ऋतुजा, अपन जैसे ही अराइल हैलाइड वाले पार्ट पे पहुंचेंगे हम लोग एक एक इसका क्या कहते हैं जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करेंगे. एंड इसके ऊपर एक क्वेश्चन, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन बार बार आते हैं एमएचटी सीईटी में और नीट में. ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. हैंड रिटन नोट सेंड कर दोगे बिफोर तो बहुत अच्छा होगा. इट विल हेल्प अस क्योंकि एग्जाम में काम आएगा ऑन संडे. आपको हैंड रिटन नोट, अरे 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 हेलो, ये क्या है? थोड़ा तो जस्ट सेकंड. कुछ आवाज बंद तो नहीं हुआ ना? ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, ये किसका जवाब सवाल है? हिमांशु का. दिस इज पार्ट 1. यस, दिस इज पार्ट 1. ठीक है, चलो. हु वाज दैट? दैट वाज गूगल. ठीक है, गूगल बीच में से चल के गया पूरा. अभी अभी वो गुस्से में, बिकॉज आई एम नॉट, यस ही इज अ कैट. अभी नहीं दिखा सकता, अभी वो बहुत गुस्से में है. ठीक है, थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ इसको. बस अपन आगे बढ़ते हैं पहले, नहीं तो फिर वो लड़ाई हो जाएगी. चलो. सो यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स एक बेसिकली क्लासिफिकेशन है. ठीक है, और हर एक का अपना अपना हर एक का अपना अपना एक बिहेवियर पैटर्न है. सब लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस याद है क्या? सबको याद है? कितनों को SN1 SN2 रिएक्शंस को लेके कोई दिक्कत है? क्योंकि अब ये जो चैप्टर है यहाँ पे सबसे बड़ा, यस, आई कैन गिव यू छोटा सा रिवीजन अबाउट दैट. ठीक है, SN1 SN2 E1 E2, ये जो 4 रिएक्शन के मैकेनिज्म्स है, ये अपने आप में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो अपन उनके बारे में अभी बात करते हैं. ठीक है, इनके नेमिंग में आपको ये तो हो गया 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड, अलाइलिक, बेंजाइलिक. इन सबको भी मैं आप लोगों के लिए मेंशन कर दूंगा एक बार. ठीक है, नोमेनक्लेचर पे जो आएंगे ना, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद रखना है. ठीक है, आपको कॉमन नेम याद रखना. ठीक है, नाउ दिस इज फॉर एवरीवन हु इज गिविंग जेई मेंस, हु इज गिविंग जेई एडवांस में नहीं पूछते. ठीक है, जेई एडवांस में कॉमन नेम को लेके फालतू की बातें आती ही नहीं है, लेकिन जेई मेंस में आती है, नीट में आती है, सीईटी में तो आती है. ठीक है, कॉमन नेम सीधा सीधा आ जाता है. तो आपको थोड़ा सा कॉमन नेम्स याद रखना जरूरी है, उसको मतलब मिस आउट मत कर देना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे. जैसे आइसो वाले कंपाउंड है, नियो वाले कंपाउंड है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज है. तो इसलिए आपको यहाँ पे एक ये भी दिया हुआ है, एक चार्ट भी दिया हुआ है, कॉमन नेम ऑफ सम हैलाइड्स. ठीक है, तो ये चार्ट इसको अपन एक एक करके क्वेश्चन एक बार देखेंगे. ठीक है, तो इसको अभी के लिए मैं होल्ड करता हूँ साइड में. ठीक है, आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया कि एक्चुअली ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है. तो नेचर ऑफ द CX बॉन्ड, दिस इज वेयर NCERT introduces the concept of nucleophilic substitution reaction. ठीक है, इससे पहले NCERT ने ये चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया है. ठीक है, तो वो सारी रिएक्शंस के बारे में आएगा और उसके बाद फिर प्रिपरेशन प्रोसेसेस स्टार्ट होंगे. और यहाँ पे इन्होंने दिस इज द रीजन आई हेट NCERT, बिकॉज वो लोगों का है ना कोई सीक्वेंस नहीं है. ठीक है, तो अब वो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है उसको उन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया है अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड. लेकिन ये सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं कहाँ पे? हम लोग कवर करते हैं GOC में. दिस इज पार्ट ऑफ GOC. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद द
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से करने के पहले थोड़े से कुछ कंपाउंड्स बता देता हूँ, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल कंपाउंड्स के बारे में अपन बात करेंगे। जैसे ठीक है, अगर मेरे पास नॉर्मल हैलोजन वाला कंपाउंड, ठीक है, जैसे CH3 CH2 Cl, ठीक है, इसका कॉमन नेम होगा इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, लेकिन इसका IUPAC नेम होगा ब्रोमो इथेन। अब आपको ये दोनों नाम आएंगे तो आपको दोनों नाम पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज ब्रोमो इथेन, ठीक है, क्लोराइड ग्रुप है। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, यस, क्लोरोइथेन। मेरे दिमाग में ब्रोमीन चल रहा है और मैं लिख रहा हूँ क्लोरीन, ठीक है, ठीक है, दिस इज क्लोरोइथेन। अभी अगर क्लोरोइथेन में आप ये सोचिए कि दोनों इथेन के दोनों पे क्लोरीन लगा है, ठीक है, इसका नाम क्या हो? यस, इट इज अ डाइक्लोरो कंपाउंड। अगर इसका हम लोग IUPAC नेम लिखने जाएंगे तो वी विल कॉल इट 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो आई थिंक IUPAC सब लोगों को पता है, लेकिन अगर आप इसका जनरल आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहोगे तो दिस इज विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है, तो वी विल कॉल इट विसिनल डाइक्लोराइड, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये है विसिनल डाइक्लोराइड। अच्छा, अब इसी का एक और वर्जन होता है दिस वन, जिसमें दो क्लोरीन है, लेकिन दोनों क्लोरीन कहाँ पे है? एक ही कार्बन पे। दिस विल बी कॉल्ड जेमिनल डाइक्लोराइड। तो आपको विसिनल और जेमिनल के बीच का एक डिफरेंस समझ में आया, ठीक है, कि विसिनल में दोनों आजू बाजू में होते हैं, विसिनिटी में होते हैं, जेमिनल में दोनों एक ही कार्बन पे होते हैं। इनका अभी हमें यूज आता है जब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन देखते हैं। क्या सब लोगों को याद आ रहा है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में हमने विसिनल डाइहैलाइड से एल्कीन बनाया था, कितनों को याद है? विसिनल डाइहैलाइड से एल्कीन बनाया था। जितनों को भी याद है वो मुझे ये बताएंगे व्हाट वाज द रिएजेंट यूज्ड। विसिनल डाइहैलाइड से एल्कीन में क्या रिएजेंट यूज हुआ था? अच्छा, उसके बाद ये भी बताना हो, अल्कोहलिक KOH किसका कहना है? यश का कहना है अल्कोहलिक KOH एंड अदिति का कहना है जिंक। इट वाज अल्कोहलिक, इट वाजंट अल्कोहलिक KOH। जिंक यूज किया था आपने एल्कीन बनाने के लिए। जिंक आपने डाला, जिंक ने दोनों हेलोजन को हटा दिया, दैट वाज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। अल्कोहलिक KOH से आपको मिला था अल्काइन। दो बार एलिमिनेशन रिएक्शन करके आपको अल्काइन मिला था। ये डिफरेंस याद आ रहा है? तो आप विसिनल डाइहैलाइड से अल्कीन भी बना सकते हो, आप विसिनल डाइहैलाइड से अल्काइन भी बना सकते हो, ठीक है। सेम गोज द स्टोरी फॉर जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। जेमिनल डाइहैलाइड से आप आप अगर इसमें डाल दो क्या सिल्वर डस्ट के साथ अगर आप हीट कर दो तो आपको दो दो कंपाउंड जुड़ते हुए दिखते हैं, राइट? एल्कीन मिलेगा आपको, लेकिन दिस इज लाइक जेमिनल क्लोराइड ऑफ इथाइल कंपाउंड, ठीक है। और इसमें अगर आप सिल्वर डस्ट के साथ हीट कर दो तो आपको क्या होगा? दो इथाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे और आपको 2 ब्यूटीन मिलेगा। याद आ रहा है ना? ये सब हमने एल्कीन के प्रिपरेशन में किया है, ठीक है। एक बार है ना वापस जाके देख लेना, क्योंकि अब ये होने वाला है हियर ऑनवर्ड्स। जितने भी रिएक्शन होगा तो कहीं ना कहीं रिएक्शन में, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में, हर चैप्टर में आपको सेम कंपाउंड्स रिपीट होते हुए दिखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में जिंक डस्ट दिया है, जिंक डस्ट भी चलेगा, दोनों दोनों काम करता है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास जेमित सिल्वर तो 2 क्या 3 हो ना तो भी काम करता है। अल्काइन के प्रिपरेशन में देखा होगा शायद आपने सिल्वर को, फिर ठीक है, कि सिल्वर के केस में
आपके पास ट्राई क्लोराइड है, ठीक है। तो ट्राई क्लोराइड है, सिल्वर के 6 एटम्स आप डालोगे, ठीक है। तो 6 एटम्स ऑफ सिल्वर विल रिएक्ट, दोनों साइड का ट्राई क्लोराइड का क्लोरीन क्लोरीन निकल जाएगा एंड यू विल गेट ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, है ना, ठीक है। और वही जेमिनल डाइहैलाइड का अगर मैं एलिमिनेशन रिएक्शन करवाऊं तो भी मुझे अल्काइन मिलेगा, राइट। बट उसमें क्या होगा, उसमें कपलिंग टाइप का प्रोडक्ट नहीं होगा, उसमें एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? किसी को अगर किसी को किसी पॉइंट पे दिक्कत होता है तो प्लीज बताते जाना, ठीक है ना। The only reason I have to constantly repeat all these things because there are a lot of reagents and we are human beings, we are bound to forget, ठीक है। तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, इसका नाम जो है ना, दिस इज अ 2 ब्रोमो प्रोपेन, बराबर है। लेकिन आपको इसका विसिनल और विनाइलिक इज डिफरेंट, ये सो हम अभी बताता हूँ, एक सेकंड होल्ड करो। इसका लिखने के बाद अपन विनाइलिक में भी जाते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज आइसो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका नाम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है। अपन ने अल्कोहल के बारे में जनरली पढ़ा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सबको याद होता है कि बीच वाले कार्बन पे OH है। तो दिस इज बेसिकली दी आइसो ग्रुप, ठीक है ना। तो आइसो ग्रुप का एकदम गिव अवे पॉइंट क्या है कि ऐसे, तो दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। अगर यहाँ पे ये होता तो दिस वुड बी आइसोब्यूटाइल ग्रुप, अगर ये होता तो दिस विल बी आइसोपेंटाइल ग्रुप, लेकिन दिस इज कॉमन नेमिंग वाला चीज, ठीक है। उन्होंने पहले ये बना के रखा था। और एक होता है आपका नियोपेंटाइल, है ना, दिस इज द नियोपेंटाइल ग्रुप, ठीक है। चल, मैं जो बता रहा था एक और चीज, विनाइलिक बता रहा था, ठीक है। विनाइल, तो विनाइल क्लोराइड बहुत, टर्शरी, नियो, यस। तो देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, these are a type of classification which will be in use even in IUPAC, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि IUP आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स अटैच्ड है, आपका जो मेन कार्बन चेन है उसको कॉम्प्लेक्स ग्रुप अटैच्ड है, तो अपन कॉम्प्लेक्स ग्रुप के नेमिंग में भी कई बार सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। चलो, विनाइल पे आते हैं। सी डबल बॉन्ड सी के ऊपर अगर हैलोजन है तो दिस इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड, करेक्ट ऋतुजा। तो दिस इज विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का आपको एप्लीकेशन देखने मिलेगा पॉलीमर्स चैप्टर में। पीवीसी पाइप याद है आप लोगों को, पीवीसी पाइप जिसमें से पानी आता है, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। वो इसी विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है, ठीक है ना। तो अभी उसके बाद आपके पास पॉलीविनाइल स्टाइरीन भी होता है, पॉलीविनाइल मतलब नाउ देयर आर मल्टीपल ग्रुप्स, ऐसा के जो सी डबल बॉन्ड सी है उसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अक्राइलो, नाइट्राइल और ये सारे टाइप ऑफ कंपाउंड्स, इनके बारे में अच्छा 10th में था ना, करेक्ट। तो इन सब के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। हेलो एल्कीन होगा ना, ये सो हेलो एल्कीन भी होगा ठीक है। एल्कीन 2 पार्ट में, एक है मतलब एलिफेटिक, एक है एरोमेटिक, ठीक है, ऐसे सोचो। तो ऐसा मत सोचो कि अल्काइल बोला तो अल्कीन नहीं होगा, ठीक है। चलो विनाइलिक, विनाइल क्लोराइड कर दिया तो एक अलाइलिक वाला भी याद रखना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलाइलिक प्रोडक्ट आपको याद है, अगर मुझे प्रोपीन दिया हुआ है, ठीक है। वो प्रोपीन जो है अलाइलिक sp3 कार्बन 2 डबल बॉन्ड, करेक्ट ऋतुजा। तो ये जो है ये है अलाइलिक कार्बन, है ना। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज अलाइलिक कार्बन, इंपॉर्टेंट है। अलाइलिक और बेंजाइलिक ये दोनों एक साथ आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी इनकी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी इसलिए ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ऑफ देयर इंटरमीडिएट इज मोर, ठीक है।
इनका इंटरमीडिएट जो भी बनता है, कार्बोकटायन हो, कार्बन आयन हो, कार्बन फ्री रेडिकल हो, इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस एंड दैट्स व्हाई इट हैज हायर स्टेबिलिटी। ठीक है, इसलिए अलाइलिक बेंजाइलिक ये थोड़े से इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ठीक है, चलो फिर अपन अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं आप लोगों को एक पहले जेनरिक आइडिया देना चाहता हूँ कि 4 पार्ट में अपन रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसा नहीं कि और पार्ट नहीं है, और भी पार्ट है, लेकिन फिर अपन डिटेल में जा जाके एक एक को स्टडी कर सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसको अपन SN रिएक्शन बोलते हैं, इसमें SN1 एक टाइप होता है, SN2 एक टाइप होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 टाइप होते हैं, E1 एक टाइप होता है, E2 एक टाइप होता है। ठीक है, SNI भी होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर। SNAR भी होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक। E1 E2 के बाद E1CB भी होता है। ठीक है, एलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। चार्ट दिया था आपको सर ने, वेरी गुड। NGP भी होता है, बिल्कुल, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो एक बार मैं बस आपको जस्ट SN1 SN2 याद दिलवा देता हूँ, क्योंकि अपन इसको थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई करेंगे। ठीक है, मेरे साथ भी चार्ट शेयर करना प्लीज सोहम। ठीक है, आप लोग ग्रुप पे डाल देना, और हो सकता है और भी जिसके पास चार्ट ना हो उन सबको भी मिल जाए। ठीक है, चलो SN1 जो है, SN1 रिएक्शन इज बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं ग्रुप में नहीं हूँ ना, तो टेलीग्राम पे डाल देना ना, उस ग्रुप में तो हूँ। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, आप एक 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 जनरल कंफ्यूजन सब लोगों के दिमाग में आता है कि SN1 का मतलब सिंगल स्टेप और SN2 का मतलब डबल स्टेप। स्टेप भूल जाना, ठीक है, स्टेप ये वर्ड जो है ये दिमाग से निकाल देना। SN1 इज फर्स्ट ऑर्डर, SN2 इज सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिएक्टेंट पे या सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे आपके पास है एक RH ग्रुप, ठीक है, तो पहले वो RH ग्रुप से आपके पास R प्लस प्लस X माइनस बनेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप इज आल्सो दी RDS ऑफ द रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो आपका अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड विच इज ऑलरेडी अ पोलर बॉन्ड, वो ब्रेक हो जाता है, कब कार्बोकटायन फॉर्म होता है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कि जो भी न्यूक्लियोफाइल हो कार्बोकटायन पे अटैक करके आपको करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। ठीक है, ये सबको याद आ रहा है? दिस इज SN1। नाउ सिंस the RDS, the rate determining step of this reaction, depends only on concentration of the substrate. That's why आप इसको क्या बोलते हो? आप इसको SN1 रिएक्शन बोलते हो। अब ये SN1 रिएक्शन कौन आगे ले जाता है, कौन यहाँ पे सबसे मेजर रोल प्ले करेगा? प्रणव बोल रहा है सॉल्वेंट कैन बी एनीथिंग। नहीं, सॉल्वेंट एनीथिंग नहीं हो सकता। सॉल्वेंट हैज टू बी अ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, इट कैन बी प्रोटिक, अप्रोटिक, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट होगा या अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, प्रोटिक होता है तो जनरली आगे बढ़ता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पोलैरिटी होना जरूरी है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज रिएक्शन में जो फॉर्म हो रहा है दैट इज एन आयन, एंड आयन कैन नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो, SN2 के केस में अगर अपन जाएंगे तो SN2 के केस में ऐसा है कि आपका जो लिविंग ग्रुप है वो थोड़ा सा जबरा है, जाने को रेडी नहीं है। तो फिर कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियोफाइल आता है, धक्का देता है और लिविंग ग्रुप को निकाल देता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है और X निकल जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और X माइनस
जो कि लिविंग ग्रुप है वो निकल जाता है। ठीक है, नाउ दिस रिएक्शन, ये सारी चीज एक स्टेप में हो रही है, और वो एक स्टेप में आपका जो कि आरडीएस है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों केस में सेम प्रोडक्ट बन रहा है या अलग प्रोडक्ट बनेगा? पहले सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। SN2 में किस टाइप का सॉल्वेंट प्रेफरेबल होगा? SN2 में किस टाइप का सॉल्वेंट होना प्रेफरेबल है? नॉन पोलार अगेन नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो अपने को मार्केट में रखना है ना, तो पोलार तो होना चाहिए, लेकिन पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछला जो केस था SN1 का जो केस था, उसमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है या वीक है फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल वाज नेवर द पार्ट ऑफ रेट डिटरमिनिंग स्टेप, बिकॉज वो तो लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहा था। लेकिन SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल आके धक्का देके लिविंग ग्रुप को निकाले। वो धक्का देके लिविंग ग्रुप को निकालेगा, एंड दैट्स द रीजन व्हाई न्यूक्लियोफाइल हैज टू बी स्ट्रांग। नाउ न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रांग, मतलब इट्स अ स्ट्रांग बेस। स्ट्रांग बेस इज अ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। अब स्ट्रांग बेस है और प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, तो फिर जो सॉल्वेंट है उससे प्रोटॉन छीन लिया जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल अगर सॉल्वेंट से प्रोटॉन छीनने में लगा रहा, तो न्यूक्लियोफाइल यूजअप हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। सॉल्वेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए आपके पास पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ SN2। ठीक है, बाकी आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सॉल्वेंट हमेशा आपको उस तरह से मेंशन किया जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मेंशन किया जाएगा। जेई एडवांस में आपको मेंशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, जेई एडवांस में आपको डायरेक्ट एक कंपाउंड का नाम दिया रहेगा। अब आपको अंदाजा लगाना है कि पोलार सॉल्वेंट है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो डू रिमाइंड मी वंस, एक बार ना अपन थोड़ा सा ये सारी चीज खत्म करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक सॉल्वेंट का भी लिस्ट बना ही लेंगे। ठीक है, बैक साइड ब्लॉक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीजें भी बात करते हैं। ठीक है, SN2 में बैक बॉन्डिंग भी होता है ना? SN2 में बैक बॉन्डिंग नहीं, बैक बॉन्डिंग नहीं होता, पीछे से अटैक होता है। बैक बॉन्डिंग तो BF3 मॉलिक्यूल में होता है, अथर्व, मतलब द टर्म बैक बॉन्डिंग इज यूज्ड फॉर दैट। यस, यहाँ पीछे से वार होता है। तो यहाँ पे आप ये बोलते हो, एक एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आता है, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है। SN1 में आपके पास रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होता है। तो आप ऑलमोस्ट कह सकते हो कि आपको रेसमिक मिक्सचर मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट का मतलब है 100% रेसमाइजेशन नहीं होता, थोड़ा सा वो होता है। उसका रीजन भी अपन बात करेंगे। ठीक है, इन्वर्जन इज स्लाइटली मोर। ठीक है, इसका रीजन किसको पता है, इन्वर्जन स्लाइटली ज्यादा क्यों होता है? हाँ, नहीं पता, ठीक है। इन्वर्जन इसलिए ज्यादा होता है ना, देखो कैसा होता है नाउ, इसमें थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ जाती है, तो ये जेई एडवांस वालों को अलग से मैं बताऊंगा। नीट में भी ये क्वेश्चन आया है, दैट्स व्हाई नीट में ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया है। ठीक है, और उन्होंने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा। तो क्या होता है कि पीछे से अटैक हो रहा है ना, तो आप बस अभी के लिए ऐसा सोचिए कि जब पीछे से अटैक हो रहा है, तो जो मतलब ना, सॉरी, पीछे से अटैक नहीं हो रहा, जो लिविंग ग्रुप जा रहा है, ठीक है, तो लिविंग ग्रुप जहां से जा रहा है, वो जहां से निकल रहा है, उस पोजीशन को थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जिस पोजीशन से न्यू आपका लिविंग ग्रुप निकल रहा है, उसी साइड से वापस आपके न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना पड़ेगा फॉर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जब वो C+ बनता है sp2, तो sp2 का 109 से 120 बन जाता है, फिर बैक साइड अटैक जल्दी हो जाता है, सो इन्वर्जन। ठीक है प्रणव, ऐसे बोल सकते हो, बैक साइड जल्दी हो जाता है अटैक। Because when X starts removing, the backside gets less crowdy, nucleophile gets chance to attack from behind, therefore inversion is more. सबको ये बात समझ में आया? यश और प्रणव ने वैसे ही एक्सप्लेन किया है एग्जैक्टली कि वो निकल रहे तो वो थोड़ा सा वहां से अटैक उतना जल्दी से नहीं होगा, इसलिए पीछे से हो जाएगा। ठीक है, now that is an explanation which might be like वर्किंग एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, लेकिन इसका और एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन अपन जेई एडवांस वाला जो सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट्स बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जो अटैक होता है वो अटैक एम्प्टी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल में होता है, और एम्प्टी ऑर्बिटल जो होता है वो बैक साइड में होता है। ठीक है, करेक्ट। तो वो जो अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होता है उसमें अटैक होता है, तो पीछे के साइड से अटैक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट SN1 श्रिया। ठीक है, बट इतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा होता है रिटेंशन से। when it's about SN2 में तो सीधा इन्वर्जन। क्यों? क्योंकि अटैक पीछे से ही होगा, तभी तो पीछे से अटैक करके धक्का देके निकाल देगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है? ठीक है, अभी अपन बात करते हैं थोड़ा सा एलिमिनेशन के बारे में। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एलिमिनेशन में ये होता है कि दोनों हटा दे, एक आपका जो, अरे यार ये क्या टुडुम टुडुम हो रहा है यार, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ ठीक, चल। एलिमिनेशन में क्या होता है कि अगेन 2 स्टेप है ना, मतलब एक इवन एक है, हाँ व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन था, बंद कर दिया। ठीक है, इट्स अ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, सही बात है सोना। ठीक है, तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का क्या होता है गेम, कि आपके पास कार्बन है ना, एलिमिनेशन easiest way to explain is 1,2 elimination। ठीक है, लेकिन in presence of conjugation, in presence of conjugated double bonds, अब 1,4 elimination, 1, ऐसे मतलब 1,3, 1,5 ऐसे आगे कुछ भी नंबर ऑफ एलिमिनेशन करवा सकते हो। ठीक है, तो एलिमिनेशन में हम लोग जनरली 1,2 को सबसे आराम से डिस्कस करते हैं। इन्वर्जन मतलब पीछे से अटैक, ये सब। ठीक है, तो फर्स्ट E1 जो होता है, E1 एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, मतलब अगेन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, ओनली सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जब ये सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा तो इट्स ऑल अबाउट द लिविंग ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक। आपका लिविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा, लिविंग ग्रुप छोड़ के जाने के बाद जो आपका एक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ठीक है, फिर आपको किसी एक बेस को लगेगा भाई यार इसके बाजू में कार्बोकैटायन है, इसका हाइड्रोजन निकाल लो, एसिडिक हाइड्रोजन है, फटाक से निकल जाएगा और आपके पास इस तरह से एल्कीन एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, SN1 और E1 में कॉमन बात यह है कि पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, तो कार्बोकैटायन पहले फॉर्म होने के चलते देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। ठीक है, अभी सैटजेफ एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सैटजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट आपको दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, अभी सिंस कार्बोकैटायन पहले फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लेके चला जाएगा, तो जनरली आप ये कहते हो कि सैटजेफ प्रोडक्ट इज द क्या कहते हैं अपना द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब द अल्कीन, स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, हेंस इट्स अ सैटजेफ प्रोडक्ट। E2 में क्या होता है? E2 में सारी चीजें साइमल्टेनियसली होती है। ठीक है, E2 में यही सारी चीज होनी है, साइमल्टेनियसली होनी है, तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ द बेस, है ना, कि B- जो अटैक करेगा इसका स्ट्रेंथ,
प्लस आपका जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों मैटर करेगा। तो एवरीथिंग विल हैपन साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन निकाला जाएगा, बी माइनस अटैक करके उसको निकालेगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाएगा। Now in this reaction the reaction does not have a scope of rearrangement। जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, अब अल्कीन अगर स्टेबल हो तो फिर वो मेजर प्रोडक्ट है, तो वी विल कॉल इट अ सैडजेव प्रोडक्ट। अब अल्कीन अगर सबसे स्टेबल अल्कीन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मेजर प्रोडक्ट है, इट विल बी कॉल्ड हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है। Greater the number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms। हाँ, स्टेबिलिटी आई जनरली प्रेफर कॉलिंग इट के नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लो, है ना, आसान होता है, बात करना आसान होता है कि एल्कीन के अराउंड जो अल्फा कार्बन है उस पे जितने भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा दो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। ठीक है। IUPAC ने ऐसा भी रूल बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट के नाम खुद एक टंग ट्विस्टर हो। नहीं, तब ये इसका सैडजेव और हॉफमैन में, अब ये सैडजेव जो भी है रशियन थे ना, अब ये बाकी लोग इनका नाम ले नहीं पाते ढंग से, तो ये दूसरों का प्रॉब्लम है ना। उनका नाम तो जेडसेव था, अब वो जेडसेव से कब वो सैडजेव बन गया पता नहीं। ये साक्ष्य यहाँ पे स्टेरिक एंट्रेंस प्लेज अ मेजर रोल, है ना, यहाँ पे ये सारी चीजें भी आता है। इवन नेवर गेट्स हॉफमैन, ऋतुजा का सवाल है। नेवर जैसे ही बोलना पड़ता है ना, तो आई फील थोड़ा बहुत ऑकवर्ड इन यूजिंग द वर्ड नेवर। ठीक है, देयर कैन ऑलवेज बी अ केस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे वो हो रहा होगा, दैट डे यू माइट जस्ट टेल मी क्या रे, अब तो बोले तो कभी नहीं होएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस जितना भी हमारे सामने आएगा तो उसमें कभी ऐसा नहीं होना है। ठीक है, यू विल ऑलवेज गेट सैडजेव एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अनटिल अनलेस कुछ ऐसा एक्सटर्नल एजेंट हो जो यहाँ पे अफेक्ट कर रहा हो। करेक्ट, यश सही बोल रहा है। वो वाला जो केस है वो मैं एडवांस वाले सेशन में लूंगा, इसलिए उसमें नहीं पढ़ते अभी। ठीक है, चलो E1 हो गया, E2 हो गया। एक इवन सीबी की बात करना है तो उसमें बस ये इवन सीबी कुछ नहीं है, मतलब इवन में लिविंग ग्रुप पहले जाता है, इवन सीबी में पहले स्ट्रॉन्ग बेस आके हाइड्रोजन को निकाल देता है। ठीक है, तो दैट्स इट, बस ठीक है आयुष, ज्यादा नहीं, चिल है। तो दीज आर द मेन रिएक्शंस दैट आपका जो अल्काइल हैलाइड्स है जिसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इसमें और क्या बताना था मेरे को कि ठीक, सो इसमें आपको ये चीज देखना होगा कि कई सारे रिएक्शंस है। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस वाला मैंने बता दिया ना, उसमें सिंपल ये है, पहले बेस आएगा H प्लस निकाल लेगा, फर्स्ट स्टेप में बेस H प्लस निकाल लेगा तो पहले C माइनस बनेगा और फिर लिविंग ग्रुप जाएगा। इवन इफ यू हैव अ bad living group, or we can say that even if you have a weaker living group, even in that case even CB elimination हो जाता है। ठीक है, so in even we have to check the stability of carbocation, in even CB we have to check the stability of carbon ion, rather than saying stability of carbon ion I would say you have to first check the strength of the base। इवन सीबी का जो मेन प्लेग्राउंड है वो है कि बेस कितना स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग बेस है तो ही वो इवन सीबी करवा पाए। ठीक है, बिकॉज माइनस चार्ज फॉर्म होने के बाद वो तो खटाक से रिएक्ट कर जाएगा, तो हाँ आप एक बार कह तो सकते ही हो स्टेबिलिटी ऑफ माइनस चार्ज। ठीक है, चलो, तो ठीक है, इसके बारे में और भी हम बातें करते रहेंगे। आई थिंक दैट इज गुड इनफ कि आप लोगों को शायद रिकॉल हो गया होगा सारा के सारा कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया हुआ है पहले इनके बारे में। ठीक है, हाँ, सॉल्वेंट की बात करना था। इवन में कौन सा सॉल्वेंट रहेगा, अगर इवन रिएक्शन करवाना है तो इवन जनरली मूव्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो वी नीड अ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इवन SN1 में ये चीज एकदम कॉमन है कि दोनों में आपके पास पोलर सॉल्वेंट तो होना चाहिए।
पोलर सॉल्वेंट में प्रोटिक सॉल्वेंट हो तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है, पोलर प्रोटिक विल बी गुड ओनली, ठीक है। तो पोलर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, E2 में क्या चाहिए? E2 अगेन सेम चीज, E2 में इट हैज टू बी अप्रोटिक, इट हैज टू बी अप्रोटिक। क्यों? क्योंकि E2 में बेस का कॉन्सेंट्रेशन एंड बेस का स्ट्रेंथ दे आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इट हैज टू बी पोलर अप्रोटिक, ठीक है। जेनरिक बात इतनी अपन कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से, ठीक है। तो मैं आपको बस 10 मिनट और बता दूंगा एक जनरल अपना, पहले अपन क्या क्या प्रोसेसेस कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस जो होती है, जो जनरली अपने एनसीईआरटी में नहीं होती, मैं वो भी आपको बताऊंगा। अच्छा, आपको रिएक्शंस के दौरान अब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होगी, ठीक है, अब उसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑप्टिकल एक्टिविटी भी थोड़ा ध्यान दो। अच्छा, लो, ठीक है कोमल। मैं बोल रहा था कि अ, अब आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी भी ध्यान में रखनी है। अब कैसा होगा कि प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा स्कोप होगा कि वहां पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन सकता है, तो आपको अब ये सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा और फिर उससे मैं आपको ये बात समझाना चाहूंगा, ताकि आपको आइडिया लगे कि अपन क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है। लिख लिया? ये कोमल ने लिख लिया तो कॉपी कर लिया, ठीक है। एक छोटा सा सवाल है मेरा आप लोगों के लिए। आप लोगों ने रिएक्शंस ऑफ एल्कीन पढ़ा होगा, है ना? रिएक्शंस ऑफ एल्कीन विद मिनरल एसिड्स जो होता है। जस्ट इमेजिन आई हैव दिस कंपाउंड CH3 CH2, सवाल आएगा हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? बताइएगा जरा। हाँ, मार्कोनिकॉव रूल पढ़ा है ना प्रणव? सही है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताइए। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन, सब लोग जवाब दीजिए। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताइए, इसमें कितने हैं? जल्दी जवाब दो भाई। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, 1, 2, 3 या 4। ठीक है, बताइए कितने प्रोडक्ट होंगे? मेरे को शायद हंसना भी नहीं चाहिए अब। मुझे डॉक्टर ने इतना अभी मना किया, उन्होंने बोला बात ही नहीं करना आपने अभी थोड़ा टाइम। 2 बाय मार्कोनिकॉव नहीं, एंटी मार्कोनिकॉव HCl में नहीं होता, ठीक है। भले तुम पेरोक्साइड डाल दो, एंटी मार्कोनिकॉव जो खराश इफेक्ट है वो सिर्फ होता है HBr में, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, राइट। मेरे को खराश इफेक्ट हो गया है। ये समझिए क्या। तो क्या होगा? दिस इज अ टू स्टेप रिएक्शन, H प्लस पे अटैक होता है एल्कीन का, यू गेट दिस कार्बोकैटायन CH3 CH2, this carbocation, and what happens next is attack of Cl minus. Now the reason I said 1 या 2,
because it's a simple question. You will get two products, and these two products are optical isomers. ठीक है, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर है बिकॉज दिस कार्बन बिकम्स अ कायरल कार्बन। मंदार का कहना है हाइड्राइड शिफ्ट होगा ना, ठीक है। मंदार शिफ्ट जो है रीअरेंजमेंट जो अपन बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, संभाल के हाइड्राइड शिफ्ट या कुछ भी अपन बोलते हैं तब होता है जब आपका जो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है दैट इज मोर स्टेबल देन द एग्जिस्टिंग कंपाउंड, ठीक है। एग्जिस्टिंग आयन और व्हाटएवर, रीअरेंज्ड आयन हैज टू बी मोर स्टेबल। अभी आपको एक छोटा सा रीअरेंजमेंट को लेके एक छोटा सा और डिस्कशन करना चाहूंगा। लेट्स से ये मेरा अल्कीन है, ठीक है। इस एल्कीन में मैंने HCl डाला। अब आप बताइए जरा कितने प्रोडक्ट होंगे? ये तो मैंने ऐसे ही लिखा था। आंसर कौन सा आंसर? करेक्ट आंसर 2 होगा। ऑप्शंस दिया था 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए आपने HCl डाला, ठीक है। अब HCl डालने पे आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? कितने प्रोडक्ट मिलेंगे सोच के बताइए थोड़ा सा, है ना। अब आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। सब लोग जवाब नहीं दे रहे हो क्या? बेंजीन बनेगा? नहीं नहीं यश क्यों ऐसा कर रहा है यार, एक डबल बॉन्ड में बेंजीन क्यों बनवा रहे हो? प्लीज थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाइए सब लोग। देखो कैसा है ना, ताकत ज्यादा लगती है अगर आप लोग कम इन्वॉल्व रहो तो। H+ के अटैक से सबसे पहले है ना मैं बताता हूँ आपको कार्बोकटायन कौन से बनेंगे। तो देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ कार्बोकटायन। उसको अभी के लिए ऊपर रख देता हूँ, नहीं छोड़ो ऊपर रखूंगा फिर किसी को कंफ्यूजन होगा, जहां पे था वही रखते हैं। एक कार्बोकटायन यहाँ पे बनेगा, एक कार्बोकटायन यहाँ पे। दीज आर द 2 पॉसिबल कार्बोकटायंस, ठीक है। दोनों 2 डिग्री कार्बोकटायन है। अब मुझे आप ये बताइए क्या आप यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे क्या? क्या यहाँ रीअरेंजमेंट होगा? तो दोनों केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, समझे। दोनों केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आप बोलोगे रीअरेंजमेंट करके अगर मैं ये बना दूं तो कितना बढ़िया स्टेबल, 2 बार रीअरेंज करवा दीजिए ना, 2 बार हाइड्राइड शिफ्ट करवा दीजिए, ये बन जाएगा। ये कितना स्टेबल है, बिल्कुल मानते हैं 3 डिग्री स्टेबल, लेकिन इट वोंट हैपन बिकॉज रीअरेंजमेंट तभी होता है जब इनिशियल से ज्यादा स्टेबल आपका हो सकता है। ऐसा नहीं है, देखो ऑर्गेनिक में अगेन एक प्रॉब्लम नवा है, ठीक है। जब मैं बोला कि एकदम नहीं हो सकता तो आपको नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, आपको वो प्रोडक्ट भी मिलेगा, ट्रेसेस में मिलेगा, ठीक है ना। इट्स लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कुछ ना कुछ ऐसा अपना हरकत तो करता ही रहता है, बट वी डोंट डिस्कस इट दैट वे। तो यहाँ पे अब आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। 2 प्रोडक्ट क्यों? 2 प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि अब आपके पास वो प्लस चार्ज भी ऊपर से ऐड हो सकता है, नीचे से भी तो ऐड हो सकता है ना। तो आपको यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। एक एक प्रोडक्ट में आपके पास लेट से Cl नीचे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरे प्रोडक्ट में अभी यहाँ पे मैंने मिथाइल का कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए मैं अभी उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा हूँ, उसको नॉर्मल मैंने सिंगल लाइन से डिनोट किया है, ठीक है। तो यू हैव 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स इन दिस केस एंड दोनों डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट है व्हाई? बिकॉज दिस इज अ कायरल सेंटर, ठीक है। दिस इज अ अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अगर आप इसको इसके अलाउंग काटना चाहोगे, ठीक है, तो नहीं काट पाओगे। एक साइड में आपके पास अल्केन पे साइक्लो अल्केन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरी साइड में मिथाइल ग्रुप नहीं है। अच्छा, नाउ दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। इसमें आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे?
मतलब पहले में 2 मिला, दूसरे में भी 2 मिलवा देते हैं। लगाना, कईयों को लगाना, कईयों ने 4 आंसर लिखा ना। हाँ हाँ हाँ, ज्योमेट्रिकल वाली कहानी हो सकती है, बिल्कुल सही बात। लेकिन ऑप्टिकल वाली कहानी नहीं होगी। तो ओ हो, तो कौन कंफ्यूजन बढ़ गया भाई है। ऑप्टिकल तो नहीं है, लेकिन ज्योमेट्रिकल तो हो सकता है, अगर मैं इसको ऐसे देखना चाहूँ। आई एम अज्यूमिंग दिस इज द मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो देयर आर 2 केसेस। एक केसेस में क्लोरीन ऐसा अपोजिट में होगा, प्लस एक केस ऐसा होगा जिसमें क्लोरीन इधर जुड़ा होगा। तो दिस वन केस, दिस वन केस। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ऑप्टिकल क्यों नहीं होगा? ऑप्टिकल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप इसके अराउंड आप ऐसे सोचो, CH3Cl, ये कट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप ये सोचो, क्या इस केस में आपको ज्योमेट्रिकल मिल सकते हैं? हाँ, इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, लेकिन मिथाइल का पोजीशन हमेशा फिक्स्ड रहेगा। हो सकता है किसी के दिमाग में ये भी चल रहा हो, तो सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं ज्योमेट्रिकल बनाया? ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों है, एक ही है। समझे क्या? तो 2 केस हियर, 2 केस देयर, देयर आर 4 केसेस। ठीक है, हाँ ऋतुजा का सवाल है कि 3 डिग्री पे गया क्यों नहीं। ठीक है ऋतुजा, अब तुम्हारा डाउट है, मतलब और लोगों का भी डाउट तो होगा ही। ये कार्बोकैटायन था, लेफ्ट वाला इज मोर स्टेबल, कह सकते हो। प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 के चलते इसकी स्टेबिलिटी आप थोड़ी सी ज्यादा कह सकते हो। यस, ठीक है। अच्छा, अब ऋतुजा आपको अगर रीअरेंजमेंट करवाना होगा, एक हाइड्रेट शिफ्ट करवाना होगा, तो आप यहाँ से यहाँ पे जाओगे। ठीक है, आप कह सकते हो कि हाँ यहाँ पे देखो ना, आपने तो बोला अभी प्लस आई इफेक्ट के चलते ज्यादा स्टेबल होगा तो हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डज नॉट प्ले दैट बिग अ रोल, मतलब इन दिस केस एटलीस्ट। ठीक है, मतलब हाइपोकॉन्जुगेशन होता है, रेजोनेंस होता है, तो हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे आप जनरली नहीं कहोगे कि अच्छा ये जो है ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो नहीं होगा रीअरेंजमेंट। ठीक है, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकैटायन को फॉर्म करने के पहले एक और बार 2 डिग्री कार्बोकैटायन तो बनाना पड़ेगा ना। लेकिन वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर बहुत ज्यादा होगी तभी हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे, विच इज नॉट हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, मेरा बस पॉइंट इतना ही था कि रीअरेंजमेंट में आप ये मत सोचो कि 2 स्टेप के बाद तो बहुत स्टेबल आयन बनने वाला है तो मैं ये 2 स्टेप ले लूंगा। इमीडिएट नेक्स्ट आयन जो आपके पास रीअरेंजमेंट के बाद बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। साहिल को ज्योमेट्रिकल के 2 प्रोडक्ट क्लियर नहीं हुए, कौन से वाले केस में साहिल? केस 1 या केस 2? अगर एनर्जी देते तो 3 डिग्री भी बनता। हाँ हाँ, अरे एनर्जी की बात कर रहे हो, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी शायद 3 डिग्री वाला भी कुछ एक ट्रेसेस में प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन कैसा होता ना, एवरी रिएक्शन हैज अ काइनेटिक्स। ठीक है, रिएक्शन आगे तभी बढ़ता है जब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तभी वो अपन बोलते हैं ना, वो क्या कहते हैं, रिवर्सिबल वाला जो ये होता है, मतलब रिएक्शन आगे की फॉरवर्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, ली चैटलियर ही कह लो। ठीक है, तो इसी तरह से इंडक्टिव इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। यस, एब्सोल्युटली ऋतुजा, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसको लेके अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एडवांस के कुछ क्वेश्चंस है इसके ऊपर, अपन करेंगे उसके बारे में बात। अभी के लिए बस तुम ये समझो, रीअरेंजमेंट तभी होगा
जब the rearranged product is more stable than the previous। ठीक है, ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेन करूँ साहिल कौन सा? मैं वही तो पूछा, केस 1 केस 2, अच्छा सॉरी केस 2 बताया। केस 2 का ज्योमेट्रिकल देखो, अभी यहाँ देखो दिस Cl एंड दिस CH3 दोनों एक साइड में है, ठीक है। एंड दूसरा केस क्या है कि लेट से ये जो है CH3 तो यही पे रहेगा जहां पे अपन ने बनाया। This Cl and this CH3 are on the opposite side। चेयर फॉर्म में बनाया ना, इसलिए थोड़ा सा देखने में कंफ्यूजन हो रहा है। अगर तुम इसको ऐसा देखने की कोशिश करोगे थोड़ा सा तो शायद ज्यादा अच्छा इमेजिन कर पाओगे। यहाँ से देखना साहिल, मैं बोल रहा हूँ CH3 नीचे है और एक केस में Cl भी नीचे है, दूसरा केस में CH3 तो नीचे ही है लेकिन Cl ऊपर है। ज्योमेट्रिकल दिख गया क्या? डन, ठीक है सर, आज यही तक होल्ड करते हैं, ठीक है। अभी मेरे को ऐसा पेन फील होना शुरू हो गया है कि बट अच्छा, बट देयर आर 2 CH3। नहीं नहीं, 2 CH3 नहीं है, वो दूसरा हाइड्रोजन है। मैंने हाइड्रोजन लिखा नहीं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। नहीं लिखा CH3 को, इसलिए मैंने मार्क किया। टोटल प्रोडक्ट्स कितने हुए फिर आंसर में? अवर आंसर इज टोटल प्रोडक्ट्स आर 4। ठीक है, वैसे ही ऑप्टिकली एक्टिव है तो 4+2 भी लिख सकते हो आप इसको, है ना। ये और इसका मिरर इमेज, ये और इसका मिरर इमेज। ऑर्गेनिक का डाउट सेशन, हाँ आपने टेक्स्ट किया था ऋतुजा। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में करें। अच्छा, इस वीकेंड में आपका कोई टेस्ट है, कुछ है? वन के नीचे वाले दो स्ट्रक्चर्स क्या है? यही तो दोनों प्रोडक्ट्स है ना। ये वीकेंड में है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी देयर फॉर फर्स्ट केस। नहीं, आप इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो बोल ही सकते हो ना। ये वाला आप बोलोगे ट्रांस है, ये वाला आप बोलोगे सिस है, ठीक है। चेयर के नीचे वाले सेम ही है, चेयर के नीचे वाले सेम है, उनका अलग दिखाने का तरीका चेंज कर दिया। आंसर आप इसमें टोटल प्रोडक्ट 6 क्या हो गए, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है ना ये तो टोटल प्रोडक्ट का आंसर 6 होगा। गूगल से मिलवाता हूँ, गूगल उठ जाओ, उठ जाओ, तुमको मिलना है सबसे। हाँ, बीच में से चढ़ के आके ऐसे आके, ये है गूगल, मिस्टर गूगल। गूगल से हाय, हाय तो बोलो, बहुत बहुत बदमाश है ये, यू वांट से हाय। अब इतना नींद में अभी, हो गया, सो गया, अभी गुस्सा में है ना वो। मैं अभी उससे बात नहीं किया, मैंने उसको लाड नहीं किया, तो अभी वो गुस्सा में है। अच्छा, ये समझा आपको? उसको मैंने चेयर से उठा के अपने इसमें ले लिया गोदी में, उसको गुस्सा आ गया। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट एलेक्सा। हाँ, कैन यू प्लीज गिव मी टेलीग्राम लिंक ऑन पर्सनल नंबर इफ टेक्स्ट यू। अरे टेलीग्राम लिंक सबको नहीं मिला है क्या? सीरी भी रख देंगे। टेलीग्राम लिंक सबको नहीं मिला क्या? एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड होल्ड करो, वापस शेयर कर देता हूँ। मास्टर क्लास 2022 है ना? चलो ये लो, ये टेलीग्राम लिंक, ठीक है। सब लोग इस पे ज्वाइन कर लो, दिस इज टेलीग्राम। यस हाय सॉन्ग, सिर्फ कैट ही है। ठीक है, ऑर्गेनिक
का डाउट्स का सेशन मेरे को थोड़ा सा टाइम का, आई विल फिगर आउट, आई विल लेट यू नो, ठीक है। मोस्टली मैं सोच रहा हूँ सैटरडे वाला सेशन अगर आप चाहो तो डाउट कर सकते हो। हाँ, डिस्कॉर्ड पे गेम शो देखोगे तो मिल जाएगा, लेकिन डिस्कॉर्ड के सिर्फ गेम की बातें होगी, इधर उधर की टाइम पास बातें करेंगे, ठीक है। पढ़ाई के लिए टेलीग्राम, ठीक है। चलो, एवरी रिंग हैज 2 कायरल कार्बन, तो 4 प्रोडक्ट, नहीं नहीं, दूसरे केस में कायरलिटी नहीं होगी ना, इसके केस में आप यहाँ से काट सकते हो, तो 4 4 8 नहीं होगा, यहाँ पे आपको सिर्फ सिस ट्रांस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिस ट्रांस प्लस देयर मिरर इमेज, इसलिए 6 डन। यू गॉट डिस्कनेक्टेड अथर्व। चलो, केमचो का चैनल बन गया है, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक भेज देता हूँ, आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, डन। अरे भेज जाना यार। चलो, मिलते हैं एंड वी विल कंटिन्यू दिस सेशन ऑन, आई थिंक इस बार आपका जो सेशन है वेडनेसडे को होगा, है ना। जैसा भी होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।